डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 06। लास्ट लेक्चर में अपन ने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखा था और उसमें कुछ प्रैक्टिस वर्क मैंने आपको दिया था। आइए उन प्रैक्टिस वर्क का आंसर देखते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था एग्जाम्पल 7K2HgI4। इस एग्जाम्पल का IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन स्फीयर, पॉजिटिव आयन आयोनाइजेशन स्फीयर है जिसका नाम हो जाएगा, अगर मैं इसको करूं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? 2K प्लस HgI4 -2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? X -4 इज इक्वल टू -2, सो X इज इक्वल टू +2। तो मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +2। तो क्या हो जाएगा? देखिए, आयोनाइजेशन स्फीयर का नाम पहले लिख देते हैं, पोटेशियम, ठीक है। देन टेट्रा आयोडाइडो, लिगेंड का नॉमेनक्लेचर हो गया। मर्क्यूरेट, 8 लगाना है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव आयन है। मर्क्यूरेट सेकेंड, क्या ये? अब नाउ इसका देख के आइए। ये Pt +2 स्टेट में है और ये Pt भी +2 स्टेट में है। दो तरीके इसको पता लगाने के। जब भी आप प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। Pt +2 हैज कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4 एंड Pt +4 हैज कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। ये आप याद कर लीजिएगा, RL कर लीजिएगा, सेंट्रल मेटल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर Pt +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, Pt +4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो इससे आपको प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर का अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये Pt +2 है, ये भी Pt +2 है क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इस ओवरऑल पे +2 आएगा, इस ओवरऑल पे -2 आएगा। क्लियर है? ये क्या नाम हो जाएगा इसका? टेट्रा एमीन। देखिए ना, मैंने टेट्रा का ये हटाया और डबल M लगाना है एमीन में, याद होगा आपको। प्लेटिनम सेकेंड, ये तो हो गया पॉजिटिव आयन वाले को, पॉजिटिव आयन का नाम। अब नेगेटिव आयन का देखते हैं। टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। कह रही है नाउ इसमें आ जाइए। ये पूरा ओवरऑल न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? Na का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालता हूं मैं, X +4 × 0 इज इक्वल टू 0, हेंस X इज इक्वल टू 0। करिए, तो यहाँ लिख देता हूँ नॉमेनक्लेचर अपन यहाँ कर देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर Na का 0 है तो क्या हो जाएगा बोलिए? टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। निकलेट नहीं बोलेंगे क्योंकि निकलेट तब बोलना है, 8 तब लगाना है मेटल के पीछे जब पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव आयन हो। अब इसमें आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कंपाउंड, सीधा नाम भी याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन, बहुत ही फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रशियन ब्लू, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, FeCN6 होल थ्राइस। देखिएगा इसका नॉमेनक्लेचर, इनको हटा देता हूं। जाइए, अगर इसका मैं डिसोसिएशन करूं तो किस तरह से होगा? जो इसके बेस पे लिखा हुआ है वो इसका चार्ज है, जो इसके बेस पे लिखा हुआ है उसका चार्ज है। जो पहले लिखा हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो बाद में लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज है। तो Fe +3 प्लस FeCN6 -4। अब नंबर देख लीजिए, ये 4 और ये 3 बैलेंस्ड है। अब इसका देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +3, सो इट इज फेरिक एंड इट इज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए ईच कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। X -6 इज इक्वल टू -4, दैट्स व्हाई X इज इक्वल टू +2। सो दिस Fe is Fe +2, this Fe is Fe +2, so this is ferric ion and this is Fe +2 है, इसलिए इसको बोलेंगे फेरस का साइनाइड कॉम्प्लेक्स, तो फेरोसाइनाइड। इसीलिए इसका एक कॉमन नेम और है बहुत ही फेमस,
फेरोसाइनाइड, ये भी कॉमन नेम है। फेरी स्टैंड्स फॉर फेरिक एंड फेरोसाइनाइडाइन FeCN6-4 बिकॉज Fe इज इन +2 स्टेट। लेकिन अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ये भी कॉमन नेम है, तो फिर ये भी कॉमन नेम, ये भी कॉमन नेम, IUPAC नेम देखते हैं। पहले आयनाइजेशन स्पेयर लिख देंगे फेरिक, इसको फेरिक भी लिख सकते हैं, इसको हम फेरिक नहीं लिख, फेरिक की जगह हम फेरम थर्ड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, सेम फेरिक और फेरम थर्ड। नाउ इसका नाम देखिए, हेक्सा साइनो और साइनाइडो, आजकल पुराने जमाने में साइनो बोल देते थे, आजकल साइनाइडो बोल देते हैं, साइनाइडो सी बोल देते हैं। ओनली साइनाइडो का मतलब भी साइनाइडो सी होता है। अगर आइसोसाइनाइडो होता, आइसोसाइनो होता तो हम उसको साइनाइडो एन बोल देते हैं। तो हेक्सासाइनाइडो या इसकी जगह हेक्सासाइनाइडो सी भी लिख सकते हो आप, फेरेट सेकेंड, हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, क्लियर? इसको आप हेक्सासाइनाइडो सी फेरेट सेकेंड में, तो फेरिक या फेरम थर्ड हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, क्लियर अच्छी तरह से। पर्शियन ब्लू का नॉमेनक्लेचर। नाउ अब आ जाते हैं इसी का एक और इसी के जैसा दिखने वाला एक कंपाउंड जो है टर्नबुल ब्लू, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये भी, टर्नबुल ब्लू भी Fe3 FeCN6 इसका अगर हम आयनाइजेशन करें तो किस तरह से होगा देखिए, जो इसका चार्ज जो यहाँ पर लिखा हुआ है बेस पे वो इसका चार्ज है 3Fe+2, चलिए नंबर भी साथ साथ लिख देता हूँ। जो यहाँ लिखा हुआ है वो इसका नंबर है, इसका चार्ज है, जो यहाँ लिखा हुआ वो इसका नंबर है, इसका चार्ज है, जो पहले लिखा हुआ है उसमें पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका चार्ज नंबर हो गया 3, चार्ज हो गया +2, +2 FeCN6 -3, FeCN6 -3, तो ये +2 स्टेट में है और इस बार ये वाला Fe+3 स्टेट में है। ऑक्सीडेशन में निकाल लोगे आप तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फेरोफेरिसाइनाइड। लेकिन ये भी इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम 2, कॉमन नेम 2। अब देखते हैं इसका IUPAC नेम, तो इसका नाम हो जाएगा आयनाइजेशन स्पेयर का फेरस, या फेरस की जगह अपन क्या बोल सकते हैं, फेरम 2, फेरम सेकेंड और फेरम 2। फिर इसके बाद में इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनाइडो, साइनाइडो सी लगा दो, चाहे साइनाइडो सी लगाने की जरूरत नहीं है, हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड, फेरस हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड और फेरम सेकेंड हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड। अच्छा, इसकी जगह इसको आयरन सेकेंड भी लिख सकते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर के रूप में इसका नाम जो है वो आयरन सेकेंड, फेरम सेकेंड, फेरस, एक ही बात है, फेरस लिखो तो सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं। फिर ये हो जाते हैं इन तीनों के नॉमेनक्लेचर। अब अपन कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं नॉमेनक्लेचर के 11 के बाद में। एग्जांपल 12 देखिए, एग्जांपल 12 और कुछ एग्जांपल देखते हैं। FeH2O5NoSO4 बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब अपन ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं एनाइन के डिटेक्शन में, उस समय ये कंपाउंड बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। वहां डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, अभी तो नाम याद कर लीजिए, कॉमन नेम। अब इसके अंदर ये NO क्या है, आइदर इट इज नाइट्रोसिल NO न्यूट्रल और इट इज नाइट्रोसोनियम NO+1। क्या है ये नहीं मालूम, पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहां तो चार्ज लिखा हुआ नहीं होता। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि NO जो Fe के कॉम्प्लेक्सेस में जनरली प्रेजेंट होता है, NO प्रेजेंट इन Fe कॉम्प्लेक्सेस,
is generally NO+1 नाइट्रोसोनियम। याद रखना है, याद रख लोगे। सो इट इज NO+1, आपको याद रखना है, बताएगा नहीं एग्जामिनर। अब इसका निकाल लेंगे, इस पे पूरे पे -2 है, तो इस पूरे पे क्या आ जाएगा +2, तो ये क्या हो जाएगा x + 5 × 0 + 1 = +2, सो x इज +1। ये 5 × 0 0 हो जाएगा, x + 0 + 1 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, x = +1। यानी यहाँ Fe+1 स्टेट में, जो कि बहुत ही रेयर स्टेट है Fe की। जनरली Fe या तो फेरस के स्टेट में मिलता है या फेरिक के स्टेट में मिलता है, या तो +2 में मिलता है या +3 में मिलता है। Fe+1 वेरी रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज प्रेजेंट इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा इसका, ये पेंटा एक्वा, ये हो जाएगा नाइट्रोसोनियम, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम फेरम। फेरम भी लिख सकते हैं, आयरन भी लिख सकते हैं। फेरम भी जब भी हो तो आयरन लिख सकते हैं। फेरम फर्स्ट, और आयनाइजेशन इस पर हो गया सल्फेट, तो नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम फेरम फर्स्ट सल्फेट। नेक्स्ट एग्जांपल 13 देखते हैं अपन। आइए, बहुत ही फेमस एग्जांपल ये भी, Na2FeCN5NO। अगेन NO है, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि जनरली द NO प्रेजेंट इन Fe कॉम्प्लेक्सेस इज NO+1। ट्रिक लगा दोगे आप, याद रखोगे। इसका देख लेते हैं अपन, Na2 2Na प्लस FeCN5NO-2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, x - 5 + 1 = -2। x -5 + 1 कितना हो गया, x - 4 = -2, x = +2। तो क्या हो जाएगा, Fe यहाँ कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट में है। क्लियर ये स्टूडेंट्स। अब नाम लिख देते हैं सोडियम। डाइसोडियम लिखने की जरूरत नहीं है, डाइसोडियम लिखो तो भी गलत नहीं होगा, सोडियम लिख दो, डाइसोडियम लिख दो। डाई लगा देता हूं ब्रैकेट में, नॉट नेसेसरी, डाइसोडियम। अब इन दोनों में किसको बोलेंगे, ये साइनाइडो है, पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसोनियम, सारे स्मॉल लेटर, फेरेट सेकेंड। क्लियर, सोडियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकेंड। साइनाइडो मीन्स साइनाइडो सी, साइनो। और देखिए ये होते हैं नॉर्मल कंपाउंड, इस तरह से आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने देखे। अब देखिए एक अपन देखते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चाहे वो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस वाले हो, चाहे वो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस नहीं हो, ब्रिजिंग लिगेंड रखने वाले हो, ब्रिजिंग लिगेंड रखने वाले नहीं हो। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल के साथ हम शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल 1, CrNH3 NH2OH, ये NH2-1 है, CONH3 ये मान लीजिए NH-1 ये वाला भी +3 है, ये वाला +3 है, तो पूरे पर +4 आ जाएगा, SO4 ये पूरा कंपाउंड बन गया। ऐसे कंपाउंड्स जो अपन देख चुके हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो सेंट्रल मेटल हो, चाहे सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, वो कहलाते हैं डाइन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर। और वो दोनों डायरेक्ट भी जुड़ी हुई हो सकती है, यहाँ डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है, और किसी लिगेंड के थ्रू भी जुड़ी हो सकती है। ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। ये ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या है, मोनोडेंटेड है कि डाइडेंटेड है? आप बोलोगे सर डाइडेंटेड दिखाई दे रहे हैं, नहीं, ये मोनोडेंटेड ही है। ये अपने एक ही लॉन पेयर से दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं रेजोनेंस से, कभी इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, कभी इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, एक ही से। दीज आर मोनोडेंटेड लिगेंड, बट दीज आर बिहेविंग, झूठे रूप से ये बिहेव कर रहे हैं
डाइडेंटेड लिगेंड की तरह। एक्चुअली डाइडेंटेड नहीं है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स ही है। जैसे रेजोनेंस में एक ही बॉन्ड दो स्ट्रक्चर के बीच हो सकता है, उस तरह से ये यहाँ भी है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, एक साथ दोनों जगह है। ये जो अपना फुलफिल्ड लॉन पेयर है, इसका जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल आगे आपको बॉन्डिंग में सिखाऊंगा कि इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल इसके एम्प्टी ऑर्बिटल इसके एम्प्टी ऑर्बिटल दोनों के साथ एक साथ इंटरमिक्स हो जाता है। और इस तरह से जब एक साथ जो है वो ओवरलैपिंग करे एक ऑर्बिटल दो के साथ, तो ब्रिजिंग बॉन्ड बनता है। डाइबोरेन में भी ब्रिजिंग बॉन्ड बनता है, डाइबोरेन के अंदर भी अपन ब्रिज बॉन्ड देखते हैं, यहाँ भी इस तरह से ब्रिज बॉन्ड बनता है। तो ब्रिज बॉन्ड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल नॉमेनक्लेचर पे हम कंसंट्रेट रहते हैं। NH2- OH- Cr+3 CO+3, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। इनको क्या बोलेंगे अपन? ब्रिजिंग लिगेंड्स। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल सकते हैं? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। इट इज अ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स और ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ये ब्रिज्ड लिगेंड्स है ना। ये पॉलीन्यूक्लियर डाइन्यूक्लियर है, डाइन्यूक्लियर लिगेंड्स और ब्रिजिंग लिगेंड भी है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स भी है और डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी है। आइए इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो इस तरह के जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनके अंदर क्या करना पड़ता है कि ये जो ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं जो है मोनोडेंटेड ही, लेकिन ब्रिज बॉन्ड की वजह से डाइडेंटेड की तरह नजर आ रहे हैं झूठे रूप से, मोनोडेंटेड ही है। क्वेश्चन आ जाए कि ये मोनोडेंटेड है कि डाइडेंटेड है, तो आप बोलोगे मोनोडेंटेड है। इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इनको म्यू सिंबल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। इनके नाम के आगे, इनके प्रीफिक्स के आगे म्यू लगा देंगे। पहले किसका नाम बोलेंगे? पहले जो ब्रिजिंग लिगेंड के लेफ्ट हैंड साइड में उसका पूरा नॉमेनक्लेचर कर देंगे, इसका प्रीफिक्स, फिर इस मेटल का नाम, फिर ब्रिजिंग लिगेंड्स के प्रीफिक्स म्यू लगा करके, फिर उसके बाद इसके प्रीफिक्स, इसके लिगेंड्स के प्रीफिक्स और इसका मेटल का नाम, ब्रैकेट में वही रोमन फिगर में ऑक्सीडेशन नंबर, और वो जाके पूरा होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम में दो मेटल आएंगी, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। जो ब्रिजिंग लिगेंड के लेफ्ट साइड में लिखी जाती है उसको पहले बोलना है, जो ब्रिजिंग लिगेंड्स के राइट साइड में लिखी जाती है उसको बाद में बोलना है। इसको बोलते समय, इस पार्ट को बोलते समय इसके प्रीफिक्स पहले बोलने हैं, फिर इसका नाम बोलना है। इस पार्ट को बोलते समय इसके प्रीफिक्स पहले बोलने हैं, फिर इसको बोलना है। तो आइए देखते हैं। एक चीज आप नोट कर लोगे, ब्रिजिंग लिगेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय म्यू सिंबल। क्लियर? ये देखिए, इसको बोल देंगे टेट्राएमीन क्रोमियम थर्ड, टेट्राएमीन क्रोमियम थर्ड। अब आ जाइए, ये हाइड्रोक्साइडो है, ये एमाइडो है। पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली? ये आएगा म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। पूरा कहीं स्पेस नहीं देना है क्योंकि पूरा एक ही सिंगल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। फिर इस पे आ जाइए, टेट्राएमीन। अभी देखिए खत्म नहीं हुआ है नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड। अब जाकर के इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम खत्म हुआ। अब आयनाइजेशन स्फीयर का नाम स्पेस देके लिख देंगे सल्फेट। वापस ध्यान से देख लीजिए, टेट्राएमीन क्रोमियम थर्ड, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, सल्फेट। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। एक और ब्रिजिंग लिगेंड का नाम देखते हैं, इस बार आप खुद कोशिश कीजिएगा एक ब्रिजिंग लिगेंड रखने वाले ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का, जो कि डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा। COEN whole twice, OH Cr NH3 whole 4। इस बार इस पे भी +3 है, यहाँ -1 +3 है, तो यहाँ पर अपन कर देते हैं Cl4। पूरे पर +4 आ रहा है। ये अगेन एक वैसा का वैसा एग्जांपल है, लेकिन इस बार क्या डिफरेंस है कि इस बार ये दोनों सेम है। तो क्या म्यू हाइड्रोक्साइड और म्यू हाइड्रोक्साइड दो बार बोले? नहीं, डाई लगा के लिख देंगे। अब डाई किसके आगे लगाएंगे ये ध्यान रखना, डाई हाइड्रोक्साइडो के आगे नहीं लगाना है, डाई म्यू के आगे लगाना है, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो। तो देखिए पहले इसको बोल देंगे, ये क्या है? इथेन 1,2 डाइअमीन और इथाइलिन डाइअमीन। इसके खुद के नाम में डाई आ रहा है तो इसकी संख्या को, इसके जो 2 है
ये नंबर इसकी संख्या 2 है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, बिस यूज करेंगे। बिस इथेन 1,2-डाइएमीन, इथेन 1,2-डाइएमीन और इथाइलिन डाइएमीन, कोबाल्ट, कहीं कोई कैपिटल लेटर मत लाना, कहीं कोई स्पेस नहीं, कोबाल्ट। थर्ड, नाउ डाइम्यू हाइड्रोक्साइडो। क्लियर हो गया कि जो म्यू हाइड्रोक्साइडो है ब्रिजिंग वाले, ये 2 है, डाइम्यू हाइड्रोक्साइडो। अगेन टेट्राएमीन, नाम पूरा खत्म नहीं हुआ अभी तक, टेट्राएमीन सिंगल वर्ड ही चल रहा है, टेट्राएमीन क्रोमियम थर्ड। अब पूरे कोऑर्डिनेशन का नाम खत्म हुआ, क्लोराइड। टेट्राक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। इस पूरे को आयनाइज करोगे तो इस पर +4 आएगा, ये 4Cl- हो जाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। एक और नोमेनक्लेचर देखते हैं ब्रिजिंग लिगेंड का। ब्रिजिंग लिगेंड का एक और एग्जांपल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार दोनों ये भी एक, ये ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये डाइन्यूक्लियर है, लेकिन एमएन दोनों डायरेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या नोमेनक्लेचर करेंगे, देखो, पेंटाकार्बोनाइल मैंगनीज, और यहां भी क्या है, पेंटाकार्बोनाइल मैंगनीज, दोनों आपस में जुड़े हुए, तो कर देंगे बिस पेंटाकार्बोनाइल मैंगनीज 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे, CO का 0 होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल बिस पेंटाकार्बोनाइल मैंगनीज 0, ठीक है ना, बिस पेंटाकार्बोनाइल मैंगनीज 0। और एक एग्जांपल देखते हैं, आइए नेक्स्ट एग्जांपल, FeCO होल थ्राइस, CO FeCO होल थ्राइस, FeCO होल थ्राइस, ट्राई कार्बोनाइल तो इससे जुड़े हुए हैं, 3 कार्बोनाइल इससे जुड़े हुए हैं, और 3 कार्बोनाइल ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। अगेन ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है ये भी डाइन्यूक्लियर लेकिन ब्रिजिंग है। डाइन्यूक्लियर 2 टाइप के हो सकते हैं, मेटल मेटल डायरेक्ट जुड़े हुए और मेटल मेटल ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू जुड़े हुए। जब मेटल मेटल ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू जुड़े हुए हो तो उनको ब्रिजिंग बोलेंगे, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। अब इनका क्या करें, ये तो कार्बोनाइल तो क्या है, ये तीनों कार्बोनाइल तो क्या है बोलिए, ये तीनों कार्बोनाइल तो ब्रिजिंग लिगेंड है। अब इनको बोल देते हैं पहले, चाहे तो आप यूं बोल सकते हो, दोनों तरीके से बता देता हूं, ट्राई कार्बोनाइल फेरम 0, ट्राई म्यू कार्बोनाइल, अगेन ट्राई कार्बोनाइल फेरम 0। क्लियर? एक तो ये बोल दिया अपन ने इसका नोमेनक्लेचर, ट्राई कार्बोनाइल फेरम 0, ट्राई म्यू ट्राई जो है वो कार्बोनाइल के आगे लगाना है, म्यू के आगे लगाना है, ट्राई म्यू कार्बोनाइल, ट्राई कार्बोनाइल फेरम 0। ठीक है, इसका एक तरीका और है कि भाई इसको हम 2 बार क्यों लिखें। तो पहले इसको लिख दीजिए, फिर अगर ये दोनों सेम हो और इसको आपको 2 बार नहीं लिखना हो, इनको आपको 1 बार ही लिखा के आगे डाई या बिस लगा देंगे, तो फिर पहले इसको लिखना है। जो ब्रिजिंग लिगेंड है, चाहे वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आए चाहे नहीं आए, उनको पहले लिखना होता है। तो अपन बोल देंगे ट्राई म्यू कार्बोनाइल, अब लगा देंगे बिस ट्राई कार्बोनाइल फेरम 0। देखिए ट्राई म्यू कार्बोनाइल बिस यानी 2 हो गए, इन दोनों क्योंकि म्यू है तो दोनों तरफ कोई ना कोई मेटल विद देयर लिगेंड्स होगा। तो म्यू के दोनों तरफ जो कौन है, दोनों सेम ही है, बिस है मतलब सेम है,
ट्राई कार्बोनाइल फेरम 0 इधर भी है, ट्राई कार्बोनाइल फेरम 0 इधर भी है। तो इसका ये नाम भी कर सकते हैं। इस दोनों को अलग अलग नहीं लिख करके इन दोनों को लास्ट में, अगर दोनों को अलग नहीं लिखना तो फिर इसको बाद में लिख देना है और यहाँ बिस लगा देना है। तैयारी अच्छी तरह से, ब्रिजिंग लिगेंड को पहले लिख देना है। तो इस तरह से अपन ब्रिजिंग लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड्स के और भी बहुत सारे ब्रिजिंग लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर आप लोग आगे प्रैक्टिस सीट में मिलेंगे, आपको वो देखते रहोगे। इस तरह से ये कंप्लीट होता है हमारा नोमेनक्लेचर। हमने तरह तरह के कंपाउंड्स देख लिए, चाहे इनकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे और डाउट डिस्कशन हम करेंगे खूब आगे। दिस इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ वी स्टार्ट द फोर्थ पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म मिलती है, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म मिलती है। वो सभी कंपाउंड्स जिनमें डायरेक्शनल बॉन्ड मिलेंगे और थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी, उन सब में नेचर में ऐसा पॉसिबल होगा कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले लेकिन अलग अलग तरह से बॉन्डिंग रखने वाले बट रिजल्टेंटली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड नेचर में पॉसिबल हो जाएंगे। और ऐसे कंपाउंड, सच कंपाउंड्स which have same such different compounds, two or more different compounds which have same molecular formula but differ in properties, but have different structures, so they have different chemical properties, they have different physical properties, or they have same structure but they have different spatial arrangement of atoms. एटम्स का जो बॉन्डिंग एटम्स है उनका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाए, आकाशीय विन्यास चेंज हो जाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहे, तब बन जाते हैं स्टीरियोमर्स। और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही अलग अलग हो जाए तो बन जाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है आपने। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्पेशियल आइसोमर्स, स्पेशियल स्टीरियोमर्स, स्पेशियल आइसोमर्स, दोनों तरह की आइसोमेरिज्म यहाँ भी मिलती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रखते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है इनकी, इसलिए एक भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अलग स्ट्रक्चर रखने वाला कोई कंपाउंड बन गया तो वो नेचर में वो सेम कंपाउंड नहीं होकर अलग कंपाउंड होगा और पहले वाले का आइसोमर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म दोनों तरह की है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियोमेरिज्म। वहां भी दोनों तरह की, यहां भी दोनों तरह की है। यहां स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 7 टाइप्स की है, 7 टाइप्स की है, और स्टीरियोमेरिज्म वही 2 टाइप्स की है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 7 टाइप्स की कौन कौन सी है? सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ नाम थोड़ा अलग है, वहां तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यहाँ ऐसा नहीं है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नाम लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म, 5 नंबर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, 6 नंबर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड 7th नंबर पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये टोटल 7 टाइप है। 1 बाय 1 एक एक करके अपन देखते हैं इनको। स्टीरियोमेरिज्म वही 2 टाइप की है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही जो अपन ऑर्गेनिक में देखते हैं वैसे की वैसी है। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एल फॉर्म, डी फॉर्म, लेवी रोटेटरी फॉर्म, डेक्स्ट्रोटरी फॉर्म। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले डाल दीजिए ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बी स्टीरियोमेरिज्म। तो पहले ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखते हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आइए, स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल में पहले ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किनको बोलते हैं? इफ isomers have different structural formula with respect to each other, एक दूसरे से अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही अलग अलग हो। अगर
आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही अलग अलग हो तो अपन उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पहली कौन सी देख रहे हैं अपन, A1 कौन सी देख रहे हैं अपन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे, इफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स गिव डिफरेंट टाइप ऑफ ions in aqueous medium. In aqueous medium, they give different types of ions, but they have same molecular formula. They have same molecular formula. Such coordination isomers which have same molecular formula but give different types of ions in aqueous medium are called ionization isomers. Ionization isomers. And the phenomenon is called ionization isomerism. आप लोग से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अलग अलग आयंस दे रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल 1, CO NH3 whole 5 SO4Cl and CO NH3 whole 5 Cl SO4। देखिए दोनों के अंदर CO1 कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, अमोनिया 5 Cl1 SO4। इसके अंदर जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो यहाँ लिगेंड बन जाता है इसके अंदर, और जो यहाँ लिगेंड है वो वहाँ आयनाइजेशन आइसोमर्स बन जाता है। तो इस तरह से देखिए इसको अगर हम इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा इससे, CONH3 whole 5 SO4 प्लस Cl माइनस, है ना, पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा और क्लोराइड आयनाइजेशन स्फीयर मिलेगा। इससे क्या होगा, CONH3 whole 5 Cl 2 प्लस SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। इससे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा वो ये मिलेगा, जो कॉम्प्लेक्स आयन मिला वो यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, ये दोनों अलग अलग है। आयनाइजेशन स्फीयर भी जो मिला अलग अलग है, दोनों अलग अलग होना जरूरी नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी दोनों का अलग अलग हो गया, आयनाइजेशन स्फीयर सेम मिल रहा है तो भी आयनाइजेशन दोनों में से कोई भी एक आयन अलग मिल जाए। सो सच डिफरेंट आइसोमर्स विच गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस इन एक्वस मीडियम, इससे जो मिलने वाले आयंस है इससे जो मिलने वाला, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का रिजल्टेंटली सेम है। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। सेकंड एग्जांपल, इसको उतार लीजिएगा आप। एग्जांपल 2, PT NH3 whole 4 Cl2 Br2 and PT NH3 whole 4 Br2 Cl2। ये PT प्लस 4 PT है, मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर आप 4 और 2 6 देखो तो समझ जाओ प्लेटिनम प्लस 4 है, तो प्लस 4 और ये -1 वाले दो लिगेंड तो ओवरऑल पर +2, तो 2 Br माइनस आयनाइजेशन स्फीयर हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा, Br जो है वो लिगेंड हो गए और Cl जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर हो गए। तो क्लियर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। PT NH3 whole 4 Cl2 2 प्लस 2 Br माइनस, इधर इससे क्या मिल जाएगा, PT NH3 whole 4 Br2 जो लिगेंड है वो तो सेपरेट हो गया नहीं, एंड 2 Cl माइनस। जो लिगेंड्स है वो सेंट्रल मेटल से एक्वस मीडियम में कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टेबल होता है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसका फर्दर आगे डिवाइडेशन नहीं होता, आगे डिसोसिएशन नहीं होता, होता भी है तो वेरी वेरी नेग्लिजिबल होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर्स हो गए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद में सेकंड नंबर आती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, इफ आइसोमर्स, कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स have difference
in water molecules if isomers, complex isomers have difference in water molecules present as ligand inside square bracket and water of hydration or water of crystallization outside square bracket with respect to each other, then they called hydrate isomers and the phenomenon is called hydrate isomerism. ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे उसके बाद डेफिनेशन को। अगर कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स के अंदर संकुल समावेवियों में वाटर मॉलिक्यूल्स की वो संख्या, H2O मॉलिक्यूल्स की वो संख्या जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एज ए लिगेंड प्रेजेंट हो और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एज ए क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलीय जल के रूप में उपस्थित हो, क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में उपस्थित हो, वाटर ऑफ हाइड्रेशन के रूप में उपस्थित हो, उनमें उन आइसोमर्स में आपस में डिफरेंस होता है। ऐसे संकुल समावेवी जो जल अणुओं की वह संख्या जो लिगेंड के रूप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उपस्थित होती है तथा क्रिस्टलीय जल के रूप में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उपस्थित होती है में परस्पर अंतर रखते हैं एक दूसरे के हाइड्रेट समावेवी, व इस घटना को हाइड्रेट समावेविता कहते हैं। If complex isomers have difference in water molecules present as ligand and present as water of crystallization with respect to each other, then they are called hydrate isomers and the phenomenon is called hydrate isomerism. बहुत सुंदर उदाहरण देखते हैं इसका, बहुत ही फेमस एग्जांपल देखते हैं। CrH2O6 Cl3 एक कंपाउंड है मेरे पास, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। एक दूसरा कंपाउंड है मेरे पास CrH2O5 Cl2.H2O। 5 वाटर मॉलिक्यूल ही अंदर लिगेंड के रूप में रहे, एक क्लोराइड अंदर आ गया क्योंकि क्रोमियम +3 की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, उसको तो 6 लिगेंड चाहिए। वो कहेगा ठीक है एक वाटर हट गया तो भैया क्लोराइड तुम अंदर आ जाओ, और जो 2 क्लोराइड बाहर है उनसे एक वाटर मॉलिक्यूल, दोनों में से किसी एक से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ा हुआ है थ्रू एज ए क्रिस्टलाइन वाटर। इसी का एक तीसरा आइसोमर और मिला, CrH2O4 Cl2, एक Cl बाहर और .2H2O। ये 3 आइसोमर से मिलते हैं। आप बोलोगे सर तीसरा Cl भी अंदर ले लो, 3 H2O बाहर, तो फिर वो 3 H2O लगे किस रहेंगे। क्रिस्टलाइन वाटर जो होता है वो अपने H के द्वारा एनाइन ऑफ द कंपाउंड से जुड़ा रहता है, तो अगर एनाइन ही बाहर नहीं रहेगा, नेगेटिव आयन बाहर नहीं रहेगा, तो क्रिस्टलाइन वाटर जुड़ा किससे रहेगा। इसलिए Cl एक और अंदर लेके एक H2O बाहर लगा करके वो वाला आइसोमर नहीं बना सकते। तो देखिए इसको, देखिए इसमें 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है। देखिए वाटर मॉलिक्यूल 6 इसमें है, 5 and 1 6 इसमें है, 4 and 2 6 इसमें है, क्रोमियम 1 1 1, क्लोराइड 3, यहाँ भी देखिए 1 and 2 3, यहाँ भी 2 and 1 3। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, लेकिन तीनों अलग अलग कंपाउंड है। एक में 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड है, एक में 5 एज लिगेंड है, 1 एज ए क्रिस्टलाइन वाटर है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर 4 एज लिगेंड एंड 2 एज ए क्रिस्टलाइन वाटर है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स को हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रेट यानी वाटर, हाइड्रेट किसको बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं। हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की वो संख्या जो लिगेंड और जो क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में प्रेजेंट होती है उनमें परस्पर डिफरेंस होता है। कहिए दिस 3 आर हाइड्रेट आइसोमर्स। अब एक इंपॉर्टेंट स्टार नोट लगा लीजिएगा। देखिए आप बोलोगे सर इनको अगर हम आयनाइज करें तो इससे अलग अलग टाइप के आयन मिल रहे हैं। ये जो कैटायन दे रहा है, पॉजिटिव आयन दे रहा है, नेगेटिव आयन दे रहा है, उससे अलग ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन देगा। नेगेटिव आयन चलो यहाँ 3 क्लोराइड है, यहाँ 2 क्लोराइड है, लेकिन पॉजिटिव आयन इसका अलग हो जाएगा, पॉजिटिव आयन इसका अलग हो जाएगा। तो जो हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं ना, वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स भी होते हैं। ऑल हाइड्रेट, स्टार नोट, ऑल हाइड्रेट isomers are ionization isomers, but
ऑल आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर नॉट हाइड्रेट आइसोमर्स ऑलवेज। चलिए याद कर लोगे, सभी हाइड्रेट आइसोमर्स सदैव आयोनाइजेशन आइसोमर भी होते हैं, आयनन समावयवी भी होते हैं, आयनन समावयवी बोलेंगे इसको अपन हिंदी में, और सभी आयनन समावयवी, लेकिन सभी आयनन समावयवी हाइड्रेट समावयवी होना जरूरी नहीं है। आयोनाइजेशन आइसोमर्स को आयनन समावयवी हिंदी में, हाइड्रेट आइसोमर्स को हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं, हाइड्रेट समावयवी बोलते हैं। ये बात याद कर लीजिएगा। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि जितने भी ऑर्गेनिक के अंदर जितने भी टॉटोमर्स हैं वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ऑल टॉटोमर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बट ऑल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर नॉट टॉटोमर्स। करिए, जिस तरह आप लोग पढ़ते हो ऑर्गेनिक में जितने भी मेटामर्स हैं वो या तो चेन या पोजीशन आइसोमर्स भी हैं एक दूसरे के। ऑल मेटामर्स आर आइदर चेन और पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बट ऑल चेन आइसोमर्स आर नॉट मेटामर्स, ऑल पोजीशन आइसोमर्स आर नॉट मेटामर्स। क्लियर? तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स की आइसोमेरिज्म की एक स्पेशल स्टेट है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इससे अलग कर दी गई, एक स्पेशल स्टेट है उसकी, लेकिन उससे अलग कर दी गई। तो इस तरह से होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो पहली देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता। दूसरी देखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समावयवता। अब आ जाइए तीसरा, A3, इसी के अंदर तीसरा देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं बंधन समावयवता। लिंकेज आइसोमेरिज्म या बंधन समावयवता, वो मैंने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का उस समय हिंदी बोला नहीं था, तो हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेना। आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता और बंधन समावयवता। नाउ लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये बहुत ही सिंपल है, ये सबसे सिंपल है, सबसे इजी है। इफ कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स हैव डिफरेंट form of ambidentate ligand, different form of ambidentate ligands bonded by different donor sites in them with respect to each other, then they are known as linkage isomers and the phenomenon is called linkage isomerism. मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर CN है और वो C साइड से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म रखने वाला, लेकिन उसमें CN N से जुड़ा हुआ है, CN जो है वो N वाली साइड से जुड़ा हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, एक में साइनो, एक में आइसोसाइनो, एक में साइनाइडो, एक में आइसोसाइनाइडो, एक में साइनाइडो C है, एक में साइनाइडो N हो जाएगा। तो वो दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स हो गए, लेकिन आइसोमर्स होंगे और एक दूसरे होंगे, क्योंकि जो सेम CN जो है ना वो एक में C वाली साइड से लिंक्ड है और दूसरे में N वाली साइड से लिंक्ड है। तो लिंकेज में डिफरेंस है, सेम एम्बिडेंटेट के लिंकेज में डिफरेंस हो तो कॉम्प्लेक्स भी एक दूसरे के आइसोमर्स हो जाते हैं, और ऐसे लिंकेज आइसोमर्स कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, और इस घटना को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल इसका देख लेते हैं अपन। देखिए एग्जांपल, CrNH3 CN C साइड से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जोड़ना साइड है उस पर स्टार लगा देता हूं, Br2, और एक दूसरा बना देता हूं CrNH3 NC, N साइड से जोड़ देता हूं एंड Br2। इसमें साइनाइडो है, इसमें साइनाइडो N है, आइसोसाइनाइडो है। क्लियर अच्छी तरह से। इस दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CrNH3 या H2O5 ले लीजिए इस बार, H2O5 NO2 Cl2 है ना, नाइट्रो N साइड से जुड़ा हुआ है, एज ए नाइट्राइटो N जुड़ा हुआ है, एज ए नाइट्राइटो N या नाइट्रो के रूप में जुड़ा हुआ है, एंड दूसरे में CrH2O5 ONO नाइट्राइटो O के रूप में जुड़ा हुआ है, O वाली डोनर साइड से जुड़ा हुआ है Cl2। तो ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स हो गए,
ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स हो गए। तो इनका एग्जाम्पल खुद बनाना सीखिए। इनका एग्जाम्पल बनाते समय आपको एग्जाम्पल बनाना तभी आएगा, इसकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आपको सेंट्रल मेटल की कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है याद होगा। कुछ फेमस कंपाउंड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा, एक नोट डाल करके लिख लीजिए साथ में, कि तब आप एग्जाम्पल खुद ही बना पाओगे। आपको याद रखना है कि जो फेमस कोऑर्डिनेशन नंबर है, जैसे आपको मैं बता देता हूं, मेटल एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल को यहां मैं विद ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा, ये स्टार नोट लगा के लिख लीजिएगा। जो फेमस है, जैसे Ni है, 0 स्टेट में भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा, Ni+2 भी जनरली 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा, है ना, जनरली 4 रखेगा। Zn+2 जनरली 4 रखेगा। Ag+ की जनरली 2 होती है, ठीक है ना, Zn+2 की 4, Ag+ की। Fe+2 है तो भी 6 रखेगा, और Fe+3 है तो भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ही रखेगा। 6 वाले बहुत फेमस है, ज्यादा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हैं, उसके बाद 4 वाले हैं। Cr+3 की भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। Cobalt+3 की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इससे आप एग्जाम्पल बनाना सीख जाओगे। एक मैंने आपको डिफरेंस बताया था, Platinum+2 की 4 है और Platinum+4 की 6 है। ये डिफरेंस याद रखोगे। अभी इतने फेमस एक बार याद कर लोगे तो फिर और आगे मैं आपको लास्ट में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिस्ट बना दूंगा। मेन इंपॉर्टेंट जितने भी सेंट्रल मेटल है, जब वो अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखलाते हैं तो कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, ये इनकी जनरल है। वैसे थोड़ा बहुत उसी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में कई बार नया भी मिल सकता है, बट 99% आपको यही मिलेगा। तो इस तरह से हमने 3 तरह की आइसोमेरिज्म देखी। अब और बची हुई 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियोमेरिज्म को आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। इसको पढ़ते रहिएगा एनसीईआरटी के साथ साथ। आपको एनसीईआरटी को साथ साथ एनसीईआरटी आपके इसके अंदर जो है वो आपके पास पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आपके जो ये ऑनलाइन पोर्टल है इसमें एनसीईआरटी बगल में दे रखी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हमने उसमें डाल रखा है। और 1-2 दिन के अंदर आपको अभी नोट्स भी डलवा देंगे, और जो अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, क्वेश्चन बैंक भी, डीपीपी जो है आपको क्विज के मोड में अब आपके सामने आने लग जाएगी, और पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर सेक्शन है वो पीडीएफ मोड में आने लग जाएगा। तो उन क्वेश्चन बैंक को भी साथ साथ मिलाना स्टार्ट कर दीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस भी अपन लगाएंगे, किस तरह लगाएंगे वो आपको हम बता देंगे। और फिर आपका 10 मई को पहला माइनर 1 है, तो वो भी अच्छी तरह से जो आपका लगभग 14-15 लेक्चर के बाद, जिन्होंने लेट चालू किया है, ये ऑनलाइन कोर्स इस तरह की बड़ी खासियत है इसकी कि जो लेट चालू करेगा उसका टेस्ट भी सेम डे नहीं होगा, पेपर रैंडमली बनते रहेंगे उसी टॉपिक के, और जो उसी हिसाब से तो लगभग 17 या 18 लेक्चर के बाद आपका टेस्ट होगा। जब आप 17-18 लेक्चर पूरा कर लोगे तो आप टेस्ट दोगे। तो इस तरह से तैयारी करते रहिए, लॉकडाउन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को घर पे सुव्यवस्थित रूप से करते रहना है। थैंक यू।